हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस छोटे से सेशन में हम 10th क्लास के मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को भी जानने, और साथ में ही हम ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ज़्यादा बातें किए बिना हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? वो हमसे पूछा रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है ये। रूट्स के जब हम बात करते हैं तो रूट्स के अपने मूल जो होते हैं, उनके नेचर होती है, उनकी कुछ प्रकृति होती है। उसको हमारे पास फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन रिलेशन है कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा लेस देन जीरो होगा। यही तीन पॉसिबिलिटी है। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट, विविक्तकर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ी है, इसका मतलब टू डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, दो अलग अलग मूल होंगे, रियल होंगे बट अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, यानी रियल रूट तो होंगे बट बोथ विल बी इक्वल, सेम समान मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वहां पे मूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि रूट में हमारा नेगेटिव वैल्यू हो जाती है जो कि एक इररियल अवास्तविक संख्या है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अभी तक हमने 10th में इररियल नंबर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ज्यादा फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते। ओके, हमसे बोला था रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो इस पे फोकस करते हैं, यानी वो सेकंड वाले ऑप्शन की बात कर रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर है? जीरो के। तो अगर यहां से हम इक्वेट करें तो फोर ए सी इधर आ जाएगा, यानी जब भी वो रियल रूट्स बराबर बोल रहा है, यानी आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी को रख के सॉल्व कर सकते हो। अब बी का काम कौन कर रहा है हमारा यहाँ पे? के। ए का काम कौन कर रहा है हमारा? फोर। और सी का काम कौन कर रहा है? नाइन। अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि फोर फोर जा नाइन, फोर फोर जा 16 एंड देन 69 जा। भाई फोर किसका स्क्वायर होता है? फोर इंटू फोर, फोर का स्क्वायर दिख गया भाई। चार दो बारह, यानी ये फोर का स्क्वायर ही तो है। और नाइन क्या है? तीन का स्क्वायर नहीं है क्या? यानी इनडायरेक्टली ये चार गुणा तीन, बारह का स्क्वायर है, यानी जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? बारह होगा। उसमें क्या होगा हमारा आंसर? प्लस माइनस बारह, क्योंकि जब स्क्वायर इधर जाएगा तो वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि प्लस बारह का स्क्वायर भी 144 होगा, माइनस बारह का स्क्वायर भी हमारा 144 होगा। ठीक है, आई होप इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ट्राइंगल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें बोला गया है कि डीई बीसी के समांतर है, पैरेलल है, और हमें एई की वैल्यू पूछी गई है। ओके जी, हालांकि हमारे यहाँ पे सी नहीं दिया हुआ है, शायद सी यहाँ पे होगा 0.72। ठीक है, ये 0.72 है। अब इस क्वेश्चन को करना है। अब हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो हमने पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड से कोई दो साइड से अगर आप एक लाइन पास करते हो जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है, तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा, यानी एडी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू एई अपॉन में सी। सही बात है। हम एडी की वैल्यू हमें गिवन है, बीडी की वैल्यू गिवन है, एई की वैल्यू गिवन नहीं है, सी हमें दिया हुआ है। तो हम एई को एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो जरा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होगा। सही बात है, क्योंकि ये एक इक्वल प्रपोर्शन में है, एक समान अनुपात में है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 16 पॉइंट, हटा दूं मैं फॉर एन एग्जांपल, मैं पॉइंट को भूल जाऊं, तो यहाँ 16 और 96 नहीं है क्या? 16 और 96 के बीच में रिलेशन होता है, हाँ। 16 सिक्स 96, बेसिकली ये इसका 6 गुना है। 9.6 जो है वो 1.6 का 6 टाइम्स है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.72 नहीं, 7.2 था शायद यहाँ पे। ठीक है, 7.2, 7.2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ओके, तो कौन सा हमारा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है? वो ही आंसर होगा जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 7.2। तो आपको यहाँ पे 2.4 दिख रहा है, बट 24 के टेबल में 6 बार में थोड़ा ना 72 आता है ना? ये तो 3 बार में ही आ जाता है, बट हमें तो 6 टाइम चाहिए। 18 में तो 18 4 जा 72 होता है, तो यहाँ तो हमें 6 टाइम्स नहीं मिल रहा।
1.7 में तो भाई 17 के पहाड़े में तो 72 कभी आता नहीं है। इकलौता पहाड़ा है, इकलौता टेबल है जिसमें 72 आता है 6 बार में, वो है हमारा कौन, 1.2। 12 12 6 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करें, मेन मकसद क्या था मेरा इस क्वेश्चन को लाने का, कि बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है ना, जहां पे आप ऐसा कोई रिलेशन नहीं ढूंढ पा रहे, तो बिल्कुल आप इसी को ही फॉलो करो, है ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है जो आपको देखते ही मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1696 का रिलेशन दिख रहा है, तो आप उसी रिलेशन को इधर लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी आप आगे के नए क्वेश्चन करोगे उनमें इस चीज को आप अप्लाई करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्टिकल पोल है जिसका हाइट दे रखी है 10 मीटर, कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो एक पोल है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और वो 5 मीटर की शेडो को क्रिएट कर रहा है, परछाई बना रहा है। उसी समय, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये सेम टाइम एक टावर है हमारा जो 12.5 मीटर का शेडो क्रिएट कर रहा है, परछाई बना रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। देखो, ये हमारे ट्राइंगल का क्वेश्चन है। अगर मैं एक डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझाऊं, तो वो कह रहा है कि एक हमारा पोल है जिसकी लेंथ थी 10 मीटर, वो किसी समय पर 5 मीटर की परछाई को बना रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। उसी समय पर, ठीक उसी समय पर एक टावर है हमारा, मान लेते हैं PQ, और QR जो है उसकी शेडो है। तो शेडो की जो लेंथ है वो 12.5 मीटर है। हमसे पूछ रहा है टावर की लंबाई क्या होगी। क्या ये एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नहीं हो गया। हमें टाइम जब भी सेम बोलता है तो ये जो हमारा एंगल होगा बोथ विल बी सेम। ये भी अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो दो एंगल सेम हो गए ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर यानी समरूप हो गए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। नहीं भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AB अपॉन में PQ बराबर में BC अपॉन में QR। सही बात है कि नहीं। तो अगर, या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, AB अपॉन में BC बराबर PQ अपॉन में QR। आप ध्यान से देखो, BC कितना है 5 और AB कितना है 10, यानी ये कितना टाइम्स है 2। तो इसी का डबल ही तो होगा ये वाला हमारा PQ। तो 12.5 का दुगना कितना होता है, 25 मीटर। यानी जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो, आपने क्या देखा, शेडो और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है भैया, डबल का रिलेशन है। तो यहां पर भी जो हमारा रिलेशन होगा शेडो के बीच में और टावर की जो हाइट है उसके बीच में भी कैसा रिलेशन होगा, डबल का होगा। तो 12.5 का दुगना कितना होता है, 25 मीटर। हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो। इन क्वेश्चनों को करने के लिए पूरा आप कॉन्सेप्ट लिखो, फिर वैल्यू पुट करके गुणा भाग करो, ये जरूरत नहीं है। आप रिलेशन देखो कि दोनों साइड्स के बीच में कितने का अनुपात, जो अनुपात दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है हमें, वो कितना मल्टीपल है, उसमें कितना मल्टीप्लाई करके उस आंसर पे आ रहे हैं, वही हमारा आंसर देगा। ठीक है, आई होप इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में पढ़ा हुआ है। क्या रिलेशन होता है, जो हमारा मॉड होता है, बहुलक, बहु जो लक लेके आए मॉड, वो होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। यही हमारा रिलेशन होता है। 3 टाइम्स मीडियन जो होता है वो 2 टाइम्स मीन के बराबर होता है। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य बराबर में बहुलक। हमसे मॉड पूछा है और बाकी दोनों वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। मीडियन हमें दिया हुआ है 7.1 और मीन कितना दिया हुआ है हमें 7.2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा कैलकुलेट नहीं भी करोगे ना तो भी आप आंसर देख सकते हो। कैसे, देखो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। भाई क्या 3 में से 4 माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है। तो हमें यहाँ से ऑब्वियसली कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेते ही ये कितना हो जाएगा 13, 13। अब 13 में से कितना माइनस करोगे, जो 4 आएगा, 13 में से 9। भाई 9 और 4 13 होता है ना, या 13 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्या 9 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 6.9 खत्म। आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखोगे, आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके हमें आंसर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और अगले क्वेश्चन जो भी आप नए करोगे उसमें थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करोगे, इससे आपका कैलकुलेशन इजी भी होगा और ज्यादा एक्यूरेसी आंसर जो होगा वो आपका ज्यादा एक्यूरेट होने लगेगा। क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करने की जगह और कई बार छोटा सा भी एरर कर दिया, भाई 2 जा गलती से 6 लिख दिया आपने, या 2 जा 2 ही लिख दिया आपने, पूरा आपका आंसर खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। अगर एमसीक्यू के क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑप्शंस को जरूर नजर मारना है, क्योंकि ऑप्शन ही आपका आंसर देगा। ज्यादा गुणा भाग करने की बजाय एक बार ऑप्शन को देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी और डायरेक्ट अप्लाई करोगे तब आप फंस जाओगे, या तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ठीक ठाक अच्छे खासे पीवाईक्यू को करो। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। जो भी पिछले साल 2021 में, 22 या 23 या 24 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम्स में या जो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम अभी देख रहे हैं। ओके चलो, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें बोला है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, और एंगल पी जो है वो हमारा कितना है 50 डिग्री का। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, ये जो बन रहा है एंगल, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा प्रॉपर सॉल्व करके भी बताता हूँ, और लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जिसको ध्यान रख के आप इन क्वेश्चनों को हमेशा सॉल्व कर लोगे बिना कोई गुणा भाग करें। भाई ये कितना है 50। आपको पता है टेंजेंट और ये दो रेडियस से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो ऑब्वियसली चारों एंगल का सम 360 होगा। हमने पढ़ा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए 90। अगर ये दोनों का सम 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90। यानी दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है और सेंटर पे जो एंगल बनता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हमारा ये एंगल 50 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा 130 डिग्री का। सही बात है। अच्छा, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला लड़का तो हमारा 130 लेके चला गया, बचे कितने 50। वो 50 इन दोनों एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सही बात है। अच्छा, ओ ए और ओ बी, क्या ये दोनों हमारे रेडियस यानी त्रिज्याएं हैं, है ना। और अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स बराबर हैं देन अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, विपरीत भुजाएं भी हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर ये 130 है तो ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर है, दोनों को मिला के 50 था और दोनों आपस में बराबर हैं, तो भैया बराबर बराबर भाग कर लेंगे ना, 50 को दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 25। सही बात। अब मैं बताना क्या चाहता था, आप जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है हमारा 50 और हमारा आंसर कितना आया है 25। इस बात पे गौर करनी है, जब भी दो टेंजेंट्स एंड रेडियस से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा और इस पॉइंट पर जो एंगल होता है, ये वाला एंगल अगर ये हमारा थीटा है या एक्स है तो ये वाला एंगल हमेशा इसका क्या होगा आधा होगा। ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। आप देख लो, अगर ये एंगल 60 होता तो भाई ये एंगल कितना आ जाता है 120। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, जिसमें से ये 120 है तो दोनों को जोड़ के 60 आएगा, 60 आधा आधा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 60 का आधा कितना होता है 30। तो अब से ध्यान रखना, अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा ही डायग्राम दिख रहा है और अगर ये 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा उसका आधा। 100 डिग्री है आधा 50, 40 डिग्री है आधा 20, 80 डिग्री है आधा कर दो 45। ये वाला एंगल, ये भी और ये भी, दोनों एंगल कितना होगा थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब पूरा वो 50 फिर ये निकाला वो निकाला जोड़ा घटा नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल हमारा थीटा बाय 2 होगा। ठीक है, जो भी है आधा करो, 70 डिग्री है आधा करा 35, 80 डिग्री है आधा करा 40, लिखा और आंसर बढ़ा, है ना, लिखा और फटाफट हम आगे बढ़ गए। क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये हमारा सेकंड और फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है शायद। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर का है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके शून्यक दिए हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है बताओ भैया ए और बी की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अच्छा, जीरोस का मतलब क्या है, अगर मैं एक्स की जगह इन जीरोस में से कुछ भी रख दूं, 2 रख दूं या -3 रख दूं, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यही तो हुआ इस वैल्यू का मतलब। अच्छा, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या दे रखी है 2, मैं जरा x की वैल्यू को 2 रखूं तो यहाँ x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a + 1 है, फिर यहाँ पे 2 है और ये +b है।
क्या यहाँ पे दिख रहा है 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 2 1 2 प्लस b, 4 और 2 6 प्लस 2a प्लस b। क्या ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगी ना, क्योंकि दो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है एक शून्यक है, तो x की जगह 2 रखने पर ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो। बट हमसे तो a और b की वैल्यू पूछी है भाई, अगर ये वैल्यू 6 है तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, -6 के, तभी तो 6 में से 6 जाएगा जीरो। तो आपने क्या फोकस करना है कि जो भी ऑप्शन है उसको अगर मैं a और b की जगह रखूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। अब ध्यान से देखो जरा इस डी ऑप्शन को, आपकी पहली नजर ही डी पे पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ए जीरो दिया हुआ है, 7 2 5 5 दिया है, लेकिन यहाँ पे डी देखो, अगर आप ए की जगह जीरो रखो तो भैया ये तो खत्म ही हो गया ना, बी की वैल्यू क्या बची, -6, 6 में से 6 गया जीरो, आ गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप x की जगह 2 रखे, क्वाड्रेटिक ये एक इक्वेशन बनी, फिर हम -3 रखे एक इक्वेशन बनाते, देन हम उसे फर्दर सॉल्व करते। बट यहाँ पे दो दो इक्वेशन बना के इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू भी आपको आंसर दे सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बस इतना ही करा, मैंने x की जगह क्या रखा, 2 रखा, एक इक्वेशन देखी मैंने, मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ के 0 आएगा, तो ये अगर 6 है तो ये वैल्यू -6 ही होगी और कुछ नहीं होगी, वरना 0 आंसर कैसे आएगा। तो ए और बी की ऐसी वैल्यू हो जो यहाँ पे पुट करने पर कितना आ जाए, जीरो। यहाँ पर 7 है भाई, देखो 7 दूनी 14 हो गया, कहाँ कहाँ लाओगे, एक आ रहा है वहां से, जीरो नहीं पॉसिबल है। यहाँ 2 लेके आओगे तो 2 दूनी 4 और फिर 6, फिर भी 4 हमारा रह जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 और फिर एक, अभी भी जीरो नहीं मिल रहा, एक ही ऑप्शन था डी जिससे हमें आंसर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको आंसर देते हैं, आपको एलिमिनेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ के। आपको ये एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें से एक शून्यक दिया हुआ है 2, के की वैल्यू बताओ। अब इसमें कुछ पेन ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है भाई, अगर 2 इसका शून्यक है तो आप x की जगह 2 रखो तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 तिया 6, तो इन दोनों को, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 प्लस के। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो k क्या हो सकता है भाई, a की वैल्यू हो सकती है जो कि क्या है, -10, 10 में से 10 जाएगा तभी तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। और इस चीज को आप दिमाग में भी तो कर सकते थे, वैल्यू सिंपल थी 2, x की जगह 2 रख के कैलकुलेट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 तिया 6, 10 हो गया, तो k की वैल्यू ऐसी होगी जो 10 का नेगेटिव हो, 10 का नेगेटिव यानी -10, बात खत्म, पुट करा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अब हम। ओके, ये हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे इसको बहुत ही लंबा भी ले जा सकते हैं, और अगर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो ये इजी है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन ये है ही नहीं, 30 सेकंड 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे, अच्छा लंबा लेंथी क्वेश्चन क्यों लग रहा है, यहाँ पे उसने एक बात बोल दी, एरिया ऑफ द बेस 156 और हाइट कितना दे रखा है 8, पूछा क्या है हमसे, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब जब भी हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद आता है। अब हाइट तो दे रखा है इन्होंने, रेडियस नहीं दिया, अब हम सोचेंगे रेडियस नहीं दिया है तो भैया जो एरिया ऑफ बेस दिया है इसी से तो रेडियस निकालेंगे और तब हमारा क्वेश्चन शायद थोड़ा आसान हो जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तब हम वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, अगर उसने आपसे रेडियस निकलवाना होता ना तो वो इतना लंबा पूछता ही नहीं ना, फिर वो एक नंबर में थोड़ा ना क्वेश्चन पूछेगा, वो तो और लेंदी क्वेश्चन हो जाता। एक्चुअल में एरिया ऑफ बेस बेसिकली कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कल ही तो होता है, यानी ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं दे रखा भैया, ये पाई आर स्क्वायर ही तो दे रखा है, और आपके फॉर्मूले में भी तो पाई आर स्क्वायर की जरूरत होती है, तो यहाँ से रेडियस निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करें, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह 156 और हाइट की जगह पे 8। देखो अब कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, आपको दिख रहा है 3 से 156 कट जाएगा 52 बार में, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 8 पंचे 40, 400, आंसर 400 के पास होगा, और 8 दूनी 16, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, 8 दूनी 16, लास्ट में क्या आ रहा है 6, 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है क्या, नहीं, यहीं पे ही आ रहा है, दो ऑप्शन तो हट गए। अब अगर ये 52 है, 52 मतलब 50 के ही तो करीब हुआ, 8 का 50 गुणा 400 हो गया ना भाई, ये तो 2400 यानी लगभग 2500 पहुंच गया है, 2500 आंसर पॉसिबल है क्या, नहीं, यानी आंसर नंबर हमारा क्या है, डी, 416। जब भी आप मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा एक बार यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते देखो, आधे ऑप्शन तो हट गए, 4 में से 2, 50% सही होने के चांसेस बढ़ गए, फिर उसके बाद एक बेसिक कैलकुलेशन करके भी हमें आंसर मिल गया। ठीक है,
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आप आगे जो भी क्वेश्चन करोगे इसमें आप अप्लाई करो, तभी आप एग्जाम में इनको पुट करके, इनको यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ओके, 10 क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। हमें सर्कमफेरेंस परिधि का रेशियो दिया गया है और रेडियाई का रेशियो दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। अगर किसी भी सर्कल में रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होगा ना, अगर ये रेडियाई का अनुपात है, परिधि का अनुपात है, सॉरी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो जो हमारा सर्कमफेरेंस है, परिधि का भी अनुपात वही होता है जो रेडियस का रेशियो होता है। देखो भाई, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr1 अपॉन में 2πr2 होगा, सही बात है। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr है, वही वो रेडियस पर डिपेंड करता है, तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही हमारे सर्कमफेरेंस यानी परिधि का भी रेशियो होगा। अगर आपको परिधि का रेशियो दिया हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में, तो रेडियस का रेशियो भी क्या होना चाहिए था, 4:5 ही तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। अच्छा, अगर वो हमसे सर्कमफेरेंस से हमें एरिया का रेशियो पूछ लेता, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², यानी जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी वो r1² और r2 के स्क्वायर पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो ये किसका रिलेशन है, एरिया का। तो अगर हमसे एरिया पूछा जाता तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन नंबर ए शायद वहां पे हमारा आंसर हो जाता अगर वो एरिया का रेशियो पूछता। हालांकि ऐसा नहीं पूछा है, तो इसमें पेन बस आंसर लिखने के लिए उठाना था और किसी चीज के लिए नहीं उठाना था। 4:5, तो आंसर हमारा 4:5। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से हमारा सर्कल का क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको बात बताई उसको अगर आप ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, मतलब पेन तो चलाना ही नहीं है कैलकुलेशन के लिए। मैंने अभी बताया टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में बना एंगल और सेंटर के बीच में बना एंगल, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर भैया ये 55 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125। 125 में जब आप 125 में 55 ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। अब हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो आर्क होता है, जो हमारे वृत्त की चाप होती है, वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो किसी दूसरे पॉइंट पे बने, उसी आर्क के द्वारा दूसरे पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है। सेंटर पर जो एंगल होता है वो दूसरे पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है। अब ये एंगल 125 है, तो ये जो होगा इसका आधा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सेंटर वाला एंगल डबल होता है, किसका डबल होगा, इसका ना। तो 125 किसका डबल है, 62, या 125 का आधा कर लो, या 125 किसका डबल है ये चेक कर लो। इनडायरेक्टली 2 से डिवाइड ही तो देना है भाई। अब 5 को कभी भी 2 से डिवाइड दोगे तो एक नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। इनमें कहीं भी पॉइंट दिख रहा है, ये 125, 90, 55, यहीं पे तो दिख रहा है आधा, आधा का मतलब ही तो 0.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर नहीं है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा था जहां पे आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन, एक अजीब सी कैलकुलेशन नहीं है कि जिसमें एकदम पेन चलाना ही पड़े। आप बेसिक नंबर्स को अगर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो तो 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है, cos 4a माइनस sin 4a की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं अलजेब्रा भी लगा सकता हूँ, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए, इतना सब करने की जरूरत नहीं है भाई। एंगल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर भी एंगल की फॉर्म में है, तो क्यों ना हम अपने मन से एंगल को पुट करके सॉल्व कर ले। भाई हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आप एंगल 90 डिग्री या 0 डिग्री पुट करेंगे और आपको आपका आंसर दिख जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। भाई यहाँ पे अगर मैं 90 रखूं तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये तो खत्म ही हो गया 0। और यहाँ पे sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, -1 आंसर आ रहा है। मतलब जिस ऑप्शन में ए रख के मेरा -1 आ जाए वही तो मेरा आंसर होगा। एक बात बताओ, यहाँ पर cos a की वैल्यू 90 यानी 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1, बट मुझे तो -1 चाहिए, नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 90 रखूं तो 90 यानी 1 हो गया,
1 जा 2 और 2 में से 1 गया 1, +1 आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए -1, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं a की जगह 90 रखूं तो sin 91, 2 1 जा 2 और 1 3, भैया ये तो बहुत ही ज्यादा आ गया, ये तो और पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 90 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा 0, और 0 में अगर आप -1 ऐड करोगे तो आंसर कितना रहेगा -1, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। ठीक है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो आप कोई भी वैल्यू एंगल लेके पुट करो, कोशिश करो ऐसी एंगल जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आसान होती है हमारे लिए पुट करना, स्पेशली साइन कॉस के केस में। ठीक है, तो आप इसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये भी ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के ही हम इसे करेंगे, कोई गुणा भाग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, ABC है सिमिलर है QPR के, AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर, और PR कितना है X, हमसे बोला है X की वैल्यू फाइंड करना। भाई ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे बराबर। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, बिना हम वैल्यू पूरा AB अपॉन BC CD अपॉन में QR इतना सब करे बिना आप रिलेशन चेक करके इस आंसर पे पहुंच जाओगे। कैसे, एक बात बताओ, जो रिलेशन AC का रिलेशन QR के साथ होगा वही रिलेशन PR का CB या BC से होना चाहिए। अब हमें पता है AC और QR को चेक करो, AC कितना है 6, और हमारा इधर QR कितना है, हमारा QR कितना है 3। इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों में भी तो होना चाहिए, सही बात है कि नहीं भाई। 3 का कितना टाइम्स होता है 6, दुगना होता है 6। ऐसे ही किसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आंसर आ जाएगा कितना 5, 3.2 6.4 नॉट पॉसिबल। 10 का डबल करोगे 20, पॉसिबल नहीं है। 3.6 का डबल करोगे 7.2, बट 2.5 का दुगना कितना होता है 5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो जब भी ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें कोई कैलकुलेशन आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल ढूंढना है। जैसे इससे एक और क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 क्वेश्चन जो था, वहां भी हमने देखा था कि वहां पे 6 टाइम्स हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा है डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो आप हमेशा इस रिलेशन पे फोकस करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अच्छा, मैंने ज़्यादातर देखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, देन फिर अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है, बट वो टाइम टेकिंग है। भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन है ना, वो किस लिए दिया हुआ है, इस्तेमाल करो ना उसे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, -b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके, c/a के। ठीक है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। अगर मैं इन्हें एलसीएम लूँ तो नीचे अल्फा बीटा आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बीटा प्लस अल्फा। भाई अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, अलग बात थोड़ा ना है, सेम ही तो है। यानी इनडायरेक्टली वो हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, यानी इन्हीं दोनों का तो रेशियो पूछ रहा है वो, फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है a, यहाँ भी फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है a, तो क्या मैं a से a कैंसिल नहीं कर सकता, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा जो होता है वो इनडायरेक्टली बराबर होता है -b/c के। आप इस वैल्यू को याद कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे -b/c। अब हमें b की वैल्यू पता है कितना -3, तो फॉर्मूले में भी माइनस है, वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और c की वैल्यू कितनी है हमारी -7, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, हमारा आंसर आ गया -3/7, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन भी, आप जीरो निकाल के इतना लंबा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कर सकते हो, बस अल्फा बीटा या जीरोस के बीच का जो रिलेशन है उसको इस्तेमाल करके। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 2tan a बराबर 3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अगर मैं यहाँ से 2 हटाऊं और यहाँ लगा दूं तो कोई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। tan a बराबर 3/2 हो गया हमारा आंसर। अगर एक ट्राइंगल की मदद लिया जाए, अगर ये हमारा एंगल a है, ये b है, ये c है, तो a के सामने वाला 3 और ये 2 है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर ये निकालेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 11, है ना, सॉरी 4 13 हो गया यहाँ पे, और उसका पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रूट 13 भी दिखने लगता है आंसर में, शुरुआत के 2 ऑप्शन में रूट 13 दिख रहा है, तो लगता है कि हाँ हम ठीक जा रहे हैं। भाई इतने लंबे की जरूरत ही नहीं थी। एक बात बताओ,
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन बराबर यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉस बराबर में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी इसमें भी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा, इसमें भी हाइपोटेन्यूज आएगा, इसमें भी और इसमें भी, सब में कर्ण आएगा, हिंदी वाले बच्चे, इसमें क्या आएगा, कर्ण आएगा, यानी सब कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। जब आप फ्रैक्शन लोगे ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते हम, जब हम फ्रैक्शन लेंगे तो इसके नीचे भी एच आ जाएगा, इसके नीचे भी एच, जो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमारा आंसर हाइपोटेन्यूज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसको निकाल के हम टाइम वेस्ट क्यों करें, इसको इतना हम निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। फोर साइन, साइन के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी है 3, और कॉस के लिए कितना चाहिए हमें, बेस चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। ऐसे ही नीचे भी साइन की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, जो कि कितना है हमारा 3, और कॉस के लिए हमें क्या चाहिए, बेस, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ये 18 आ गया, 4 तिया 12 में से 6 गया, कितना गया 6, और 18 को 6 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 3। ठीक है, तो जब भी साइन कॉस के बीच में ऊपर भी साइन कॉस दे रखा है, नीचे भी साइन कॉस दे रखा है, तो बहुत ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, आप पहले हाइपोटेन्यूज निकाले देन वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें, इतना लंबा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उस पर वो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 एंड रेडियस 7। ठीक है, एक कोन यानी शंकु है, उससे हम हमसे पूछा गया है उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की जब हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सही बात है, अब एल पे डिपेंड कर रहा है ना हमारा आंसर, एल तो दिया ही नहीं है, हाइट कितना है 24, रेडियस कितना है 7। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी देख सकता था, अगर, हालांकि ये ऑप्शन थोड़े काफी मैच कर रहे हैं, इस वजह से ये तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बट मैं इसको बता रहा हूँ ताकि कोई नया क्वेश्चन आए वहां पे इसको यूज करना। पाई की वैल्यू 22 होती है, रेडियस कितना है 7, एल हमें नहीं पता। मान लो बिना एल निकाले अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता, हालांकि नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन, बट फिर भी आप क्या देख रहे हो, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है 22 इंटू एल, मतलब स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। मेरा आंसर किस पे निर्भर कर रहा है, 22 का मल्टीपल है, क्या 22 में आपको आंसर छुपा दिख रहा है 11 गुणा 2, मतलब मेरा आंसर जो भी होगा ना वो किसका मल्टीपल होगा 11 का। आप देखो यहाँ पे कितना लिखा है 500, 500 कभी 11 के पहाड़े में आएगा या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 528 भाई 11 से कट रहा है, 550 ये भी 11 से कट रहा है ना, 11 4 जा 44, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, ये भी देखो 11 9 जा 99, ये तीनों नंबर 11 से कट रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये तरीका यूज नहीं हो पा रहा। बट अगर मान लो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल नहीं होता तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता, क्या हमें फिर एल निकालने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। तो मैं ये बताना चाहता था, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो आप देखा करो वो किसका मल्टीपल है, मल्टीपल से हमें आंसर ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि यहाँ पे 3 मल्टीपल मिल गए, यानी हमें एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने रिलेशन पढ़ रखा है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको पता है आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, एच की वैल्यू कितनी है 24, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576, दोनों को ऐड करोगे 625, जो कि किसका स्क्वायर होता है हमारा 25 का। ठीक है, तो आप ये ट्रिपलेट भी याद कर सकते हो, 24 7 25 एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करता है, ये ट्रिपलेट है। जैसे 3 4 5 का आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही 7 24 और 25 ऐसे कई सारे ट्रिपलेट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो एल की वैल्यू बेसिकली कितनी है हमारी 25। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 25, यानी जो आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। देखो ये तो दोबारा से हट गए दोनों, ये ऑलरेडी हट चुका था, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी। मैंने अभी तक कुछ भी मल्टीप्लाई करा है नहीं, बस मैंने एल की वैल्यू निकाली है, आंसर लाने के लिए कोई मल्टीप्लाई नहीं करा और हमें आंसर मिल गया। यानी जब आप मल्टीपल ढूंढते हो तो आप अपने आंसर तक ज़्यादा जल्दी से पहुंच सकते हो एज कम्पेयर टू पूरा कैलकुलेशन करने के। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा और आपने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ को भी सीखा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखा होगा, और ऑप्शन से कैसे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं इसको भी आपने सीखा होगा। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।